हम लोग निश्चय की बुनियाद पर काम करते हैं, कमिटमेंट कि जो कहा सो किया। अगर कहा कि घर घर बिजली पहुंचा देंगे तो पहुंचा दिया। ऐसा नहीं कि हम 15 लाख दे देंगे तो 2 करोड़ रुपया 2 करोड़ लोग को रोजगार दे देंगे। जो भी हमारे सामर्थ्य का चीज़ है उसके हिसाब से राज्य सरकार करती है। तो हम यह करें कि जुमला नहीं, हकीकत देख लीजिए कि भाई हकीकत क्या है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। जदयू के तरफ से आज बड़ा ऐलान होने वाला है क्योंकि राष्ट्रीय परिषद की बैठक होने जा रही है। ठीक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के पहले जदयू दफ्तर में बड़ा होर्डिंग लगाया गया जिसमें एक्शन में नीतीश कुमार दिख रहे हैं और स्लोगन भी लगाए गए हैं जिसमें तमाम चीजें उसमें बताई गई है और साफ तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा गया है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। आखिरकार कारण कि आप लोग गछ नहीं रहे हैं कि नीतीश कुमार पीएम के उम्मीदवार होंगे, तो फिर ये तैयारी कैसी, फिर ये लड़ाई कैसी? देखिए, देश के राजनीतिक संदर्भ में हमारी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, तो स्वाभाविक रूप से वह तो एजेंडा तय करने का अधिकार राष्ट्रीय नेतृत्व को है, उसकी मुझे जानकारी नहीं। लेकिन ये पटना में हो रहा है, इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि पटना में हम लोग निश्चय की बुनियाद पर काम करते हैं, कमिटमेंट कि जो कहा सो किया। अगर कहा कि घर घर बिजली पहुंचा देंगे तो पहुंचा दिया। ऐसा नहीं कि हम 15 लाख दे देंगे तो 2 करोड़ रुपया 2 करोड़ लोग को रोजगार दे देंगे। जो भी हमारे सामर्थ्य का चीज़ है उसके हिसाब से राज्य सरकार करती है। तो हम यह करें कि जुमला नहीं, हकीकत देख लीजिए कि भाई हकीकत क्या है। तो ऐसी स्थिति में पार्टी की बैठक है। तो ये महत्वपूर्ण बैठक इसलिए है कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ललन सिंह जी ने साफ तौर पर कहा है कि हम गैर भाजपा जो ताकतें हैं पूरे देश के अंदर में, वो माननीय नीतीश कुमार जी उनसे संवाद करेंगे और उसको एकजुट करेंगे। हमारा लक्ष्य है 2024। अब बहुत साधारण लक्ष्य हमने तय किया है कि 303 इनको सीट आया है और 273 से नीचे गए कि काम खत्म। तो 40 सीट पर 39 सीट पर निपटा देना है। तो इसके लिए रणनीति तो बनाना होगा ना। इतना ही अगर छोटा, बड़े दायरे में तो और काम होगा, लेकिन बिहार, बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश का ही अगर लोकसभा का सीट आप देख लीजिएगा तो उस एहसास हो जाएगा कि यह अजय दुर्ग नहीं है। लेकिन जिन स्टेट को आप गिनवा रहे हैं उन स्टेट में तो आपका समर्थन नहीं मिल पा रहा है जी। नहीं, समर्थन किसे नहीं। ममता बनर्जी जी को समर्थन नहीं हासिल हुआ। लोकसभा में कितना सीट प्राप्त किए थे। इस बार का क्या होगा? लेकिन इस बार विधानसभा उसके बाद हुआ। नहीं, व्यक्ति अलग है। हमारा कहना है कि उनका भी लक्ष्य है कि 2024 में बीजेपी को रोकना है। हमारा भी लक्ष्य है कि रोकना है। तो एक दूसरे से परस्पर संबंध तो निश्चित रूप से होना है। केसीआर आए, वो भी आप लोगों को आश्वासन नहीं दिए, तो फिर ये केसीआर किस लिए आए थे? यही भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक समझ में दरिद्रता है। अरे ये तो आपके मुंह पर राजनीतिक तमाचा है कि आप राष्ट्रवाद का अकेले एल्बमदार बन रहे थे, तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री आकर के शहीद के परिजन से मिल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लिए यह भी बड़ा राजनीतिक रूप से एक संदेश है कि कोरोना काल में बिहारी कोई हो गया था, कोई पूर्वांचल का लोग हो गया था, तो तेलंगाना में कोई घटना हुई तो केंद्र सरकार ने कोई मदद नहीं किया। बिहार सरकार ने किया उन पीड़ित परिवार को, और तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री मिलने के लिए आ रहे हैं। केंद्र सरकार का नुमाइंदा मिलने तक नहीं आता है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार आए थे, भ्रष्टाचारियों से मिलने, बचने की कोशिश कर रहे हैं। किसको कह रहे हैं भ्रष्टाचारी? कहाँ से प्रमाण पत्र ले आए? कहाँ से प्रमाण? वो तेलंगाना के निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, तो तेलंगाना के निर्वाचित मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचारी आप कह रहे हैं? हद है। अभी इनको तो जवाब देना चाहिए देश की महिलाओं को कि गुजरात में जो इन्होंने राजनीति में महापाप किया है कि वहाँ परिहार बोर्ड में, जिसे जो भी आजीवन कारावास का आरोपी होता है, रेमिशन बोर्ड होता है और उस बोर्ड में सरकारी पदाधिकारी रहते हैं। गुजरात में बिल्किस के मामले में इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के 2 माननीय विधायक उसके सदस्य हैं, और उन लोगों ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा था देश,
और आपने वैसे लोगों को, जिन लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने सजा बहाल कर दी, उसको आपने फ्री कर दिया। अच्छा, जिस आप जिस अभी रास्ते को अपनाया हुआ है जदयू, और ये भी ऐलान कर रहा है कि पूरे विपक्षी पार्टियों को एकजुट करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो आरोप यह है कि जिस महागठबंधन की बात करते हैं, महागठबंधन में मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया जिसमें आधे से अधिक मंत्री दागी हैं, और वह सही साबित भी हो चुका है। अरे किसको कह रहे हैं दागी? पात्रता का सवाल है कि सवाल कौन उठा रहा है? इन्हीं के मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, राकेश सचान उनका नाम है, खादी ग्राम उद्योग मंत्री हैं। उन पर वह 1 साल का उन पर दोष सिद्ध हो चुका है, उनको सजा का ऐलान हो गया, और यह भी आरोप लगा कि जब जजमेंट हुआ तो फाइलें लेके भाग गए कोर्ट से। वो क्या है? और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उन पर जो आरोप लगा हुआ उस पर सही मानते हैं आप? वो भी दागी हैं। तो वो भी सारी सूची हम सार्वजनिक करने वाले हैं कि भारतीय जनता पार्टी कैसे कैसे लोगों को टिकट देती है, कैसे कैसे लोग इनके विधायक हैं। अगर आरोप लगने के आधार पर आप किसी को दागी कह रहे हैं तो आपको भी अपना आईना देखना होगा कि आपने टिकट कैसे दे दिया ऐसे लोगों को। नहीं देना चाहिए था। अपराधी बैकग्राउंड से जो लोग आते थे उनको टिकट मिला है, उनको मंत्री, माफ कीजिएगा, मंत्री बनाया गया, जिसमें सुधाकर सिंह भी हैं, आरोपित हैं, सुरेंद्र यादव आरोपित हैं, रामानंद जी आरोपित हैं, ललित यादव। भारतीय जनता पार्टी में कोई आपराधिक मामले का आरोपी नहीं न है, तो क्या आगे कार्रवाई सरकार करेगी? नहीं, हमारा सवाल सीधा है पात्रता का, कि अगर आप आईना खुद भी देखना, दूसरे पर सवाल उठाएंगे, उंगली उठाएंगे, हम कहते हैं कि सब भ्रष्ट है। उंगली आप पर उठ चुकी है, आप सरकार में हैं, आप पर उंगली उठ चुकी है। उंगली उठाना विपक्ष का अधिकार है, उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आईना देखना भी विपक्ष दिखाना हमारा भी अधिकार है। अगर आप आपराधिक मामले के आधार पर किसी पर आरोप तय कर रहे हैं तो आपको जब मौका मिला तो आपने क्यों ऐसे लोगों को टिकट दिया? आपके यहाँ कैसे मंत्री बने हुए थे रामाधार सिंह? उस समय भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं यह तय किया था कि नहीं, इनको हम नहीं मंत्री बनाएंगे? आपके दल के अंदर भी ऐसा हुआ है। तो लेकिन जो विधि सम्मत कार्रवाई, उस समय तो जयकारा लगा रहे थे। एक सवाल यह भी है कि जब आप लोग एनडीए की सरकार में थे तब आप प्रधानमंत्री में कोई खामियां नहीं देख रहे थे, जैसे ही आप एनडीए की सरकार से अलग हुए तब आपको सारा खामियां दिखने लगा। यही नहीं, आपने स्लोगन के माध्यम से भी आप बताना शुरू कर दिए। तो क्या लगता है कि जब 2017 में आप एनडीए की सरकार में आए, 2019 में आप लोग लोकसभा का चुनाव लड़े, उस वक्त आपने गुणगान करने में कोई चूक नहीं छोड़ा, और अब जब बारी आई है 2024 के लोकसभा चुनाव के, तो एक बार फिर से निशाना साधा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को स्मरण नहीं है। जब नीति आयोग की रिपोर्ट आई तो सार्वजनिक रूप से हम लोगों ने अपनी आपत्ति व्यक्त की थी कि आपका मापदंड जो गलत है, और मैंने सदन में खुद आईना दिखाया था और कहा था कि ये नीति आयोग का मापदंड है, यह गलत है। 2019 के चुनाव के 17 में जब ये गठबंधन बना तो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी के दरवाजे पर आई और कही कि हम आपका समर्थन करने को तैयार हैं। उन्होंने यह नहीं कहा कि हम विधानसभा भंग कर लीजिए। जनादेश तो 2015 के लिए था, तो 17 में बीजेपी कैसे सरकार में शामिल हो गई? जब लोकसभा चुनाव आया तो लोकसभा चुनाव में उसके पहले का बयान निकाल लीजिए। नीतीश कुमार जी ने कहा था कि 2019 में मुकाबला में कोई नहीं है, लेकिन 2024 के बारे में कहा कि मुकाबला होगा। पहला चीज़, राज्य हित पर हम लोगों ने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। राज्य हित का जो भी सवाल होता है, अब क्या हालात है 2018 से लेकर के अब तक, अद्यतन स्थिति मुझे जानकारी नहीं है। जो शिक्षक नियोजित हुए उनका जो केंद्र सरकार को राशि देना था वह राशि तक नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे सवाल को तुझे, चाहे वो ऊर्जा विभाग का मामला हो, शिक्षा का हो, पिछड़ा वर्ग विभाग का हो, सारे विभाग का, एक एक मामले को राज्य सरकार ने केंद्र में एनडीए की सरकार में रहने के बावजूद हम इस सवाल को लगातार उठाते रहे। राज्य हित महत्वपूर्ण होता है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी से मेरा अनुरोध होगा कि आप नीतिगत सवाल पर सवाल करिए। नीति के सवाल पर, ये राजनीति के चंडूखाना में कि आप पर आरोप लगा हुआ है तो बड़ा अच्छा, तो आपको यह बताना चाहिए कि आपने टिकट क्यों दिया। एकात्म मानवतावाद पढ़ रहे थे क्या? सांस्कृतिक डॉक्टर हेडगेवार की जीवनी पढ़ कर कहते थे आपराधिक मामला कैसे हो गया, तो उनको नहीं देना चाहिए था टिकट। जी, तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे राजद, माफ कीजिएगा, जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ पॉइंट नेशन के साथ। धन्यवाद।